आप दोनों इस अंचल से वाकिफ हैं। कमलेश जी, आपसे शुरुआत करूंगा कि इन दिनों जब कोविड-19 का संकट है तो पर्यटन या घुमक्कड़ी या पिकनिक स्पॉट्स पर जाना ये तो लगभग संभव नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन बहुत सारे हमारे उदयपुर के आसपास ऐसे स्थल हैं जहां सच में इस वक्त बहुत मनोरम दृश्य उपस्थित होते हैं। तो थोड़ा सा बताएं कि इन दिनों कौन कौन से ऐसे इलाके हैं उदयपुर के आसपास जो सच में जाने लायक हैं, हालांकि जाना नहीं चाहिए। जी, आपने बहुत ठीक कहा। उदयपुर वैसे ही पर्यटन स्थल है। इसकी खासियत के कारण न सिर्फ शहरवासी अपितु देश दुनिया से कई सारे लोग यहाँ पर आते हैं। इन दिनों चूंकि कोविड चल रहा है, इस महामारी के दौरान इन पर्यटन स्थलों पर बहुत कम मात्रा में लोग पहुंच रहे हैं। मैं सबसे पहले बता दूं कि शहर में चारों तरफ झीलें हैं। इसके अलावा शहर के समीप ही बड़ी तालाब है जो बहुत ही सुंदर रमणीय स्थल है। अरावली की जो पहाड़ियां हैं उनके बीच में यह एक बहुत बड़ा तालाब है जिसके चारों तरफ लोग घूमने के लिए पहुंचने हैं। तो एक नैसर्गिक सौंदर्य की दृष्टि से यह बहुत ही रमणीय स्थल है। इसके अलावा समीप ही कुंभलगढ़ और अन्य अभ्यारण्य भी इन पर्यटकों के लिए बहुत आकर्षण का केंद्र रहे हैं। प्रताप के जन्म से जुड़े जो स्थल हैं वे भी इस दृष्टि से लोगों के आकर्षण का केंद्र हमेशा ही रहे हैं। अगर हम शहर के बिल्कुल समीप ही देखना चाहें तो सहस्त्रबाहु मंदिर है जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है। नागदा जी, नागदा का यह मंदिर बहुत ही शिल्पकला का समृद्ध उदाहरण है। इस मंदिर में देखें तो सहस्त्रबाहु की कभी यहाँ पर प्रतिमा रहा करती थी। आज यह मंदिर खंडहर अवस्था में जरूर है, लेकिन इसका जो शिल्प सौंदर्य है उसका कोई सानी नहीं है। हम इनके जो मुख्य प्रवेश द्वार है वहां से लेकर के इसके समीप ही सूर्य मंदिर, अन्य देवी मंदिर इसके सौंदर्य को बहुत निखारते हैं। जो कि यह एक तालाब के किनारे है, ऐसे में इसका सौंदर्य बहुत ही अनोखा हो जाता है। पानी हमको सबको आकर्षित करता है और ये तो शहरी झीलों का शहर है, लेकिन आसपास बहुत सारे सुंदर वाटर बॉडीज हैं। जैसे बड़ी का जिक्र किया कमलेश जी ने, ऐसे ही उदय सागर भी है। इधर आप जाएंगे जयसमंद है, राजसमंद, और भी छोटी बड़ी बहुत सारी झीलें हैं। तो थोड़ी सी और वाटर बॉडीज जो हमारे आसपास हैं, खासतौर पर बड़े तालाब या बड़ी झीलें, वो कौन कौन सी है जहां इस मौसम में? अभी सबसे बेहतरीन जो पर्यटन स्थल हैं वो जयसमंद है, और वो अगर ओवरफ्लो हो जाता है तो वहां पर भी बहुत भीड़ लगती है। इसी प्रकार उदय सागर ओवरफ्लो हो रहा है तो वहां पे भी बहुत अच्छा है। बड़ी तालाब के यहाँ पर बहुत अच्छा व्यू है और लोग बहुत वहां जाना पसंद करते हैं क्योंकि बहुत नजदीक है। ऐसे ही नांदेश्वर का चैनल बराबर चल रहा है तो वहां पे भी लोग बहुत ही जा रहे हैं। तो मदार का जो थूर में जो पानी आ रहा है वहां पे भी लोगों की बहुत भीड़ लगती है। परंतु अभी कोविड को देखते हुए जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है तो इनको वैसे तो सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा ये प्रसारित हो रहे हैं, इनका आकर्षण सोशल मीडिया से और ज्यादा बढ़ रहा है। परंतु उसके साथ ही हमें सोशल डिस्टेंसिंग को सोचते हुए केवल वर्चुअल टूर करने पर ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और इसमें सबसे ज्यादा जो योगदान हो रहा है वो सोशल मीडिया का है कि सभी लोग वहां पर वीडियो खींच के, फोटो खींच के सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं और लोग बाग वहां पर वर्चुअल टूर के माध्यम से पहुंच रहे हैं। तो आज के समय में चारों तरफ, वैसे तो मेवाड़ की बारिश के दिनों में चारों तरफ ही बहुत ही हरियाली हो जाती है और सब छोटे मोटे तालाब अब छलकने लग गए हैं, तो सब तरफ बहुत ही आकर्षण है। तो इसलिए कोविड में हमें ध्यान रखना होगा कि ज्यादा भीड़भाड़ नहीं करें, दूरी बनाए रखें, मास्क लगा के रखें, ये बहुत जरूरी है। महेश जी, कुछ और ऐसे स्थान है खास तौर पर जहां भी पानी की बहुतायत होती है, कोई झरना होता है या छोटी मोटी नदी होती है या छोटा सोता होता है, वहां हमारे यहाँ शिव स्थल अपने आप या तो होते हैं या बना दिए जाते हैं। उदयपुर के आसपास ऐसे बहुत सारे शिव स्थल हैं। ये कौन कौन से शिव स्थल हैं जहां हम इस वक्त श्रोताओं को ले जा सकते हैं? अभी इस सबसे पहला तो हम यहां से 11 किलोमीटर पे ही जो घाटा चढ़ते हैं उससे पहले जो स्थान है वो बहुत ही आकर्षक का केंद्र है। एकलिंग जी से पहले नांदेश्वर के वहां पर भी जो पानी आ रहा है वहां पे भी बहुत अच्छा मंदिर है
और वहां पे भी लोग जाना पसंद करते हैं। और अगर एकलिंग जी जाएं तो एकलिंग जी के वहां पर शिव मंदिरों की बहुत ज्यादा संख्या है और उसमें बहुत से ऐसे भग्न शिव मंदिर भी हैं जहां पे लोग अभी भी पूजा भी करते हैं और लोग वहां उसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। तो एकलिंग जी के पास में बहुत अच्छे शिव मंदिर हैं और वहां पर भी लोगों का आना जाना लगा रहता है। इसी प्रकार चारों तरफ शिव मंदिर हमारे यहाँ पे बहुत हैं और उसके साथ ही आप अगर उदय सागर चले जाएं तो वहां पे भी आपको मंदिर मिल जाएंगे। जयसमंद में भी चारों तरफ मंदिरों की शिव जी की तो बहुत है। और सबसे ज्यादा अच्छा जो अभी आकर्षण का केंद्र है, और क्योंकि कंगना रनौत के कारण वो थोड़ा अभी लाइमलाइट में आया है, तो जगत के जो मंदिर हैं वहां पर भी सबसे बेहतरीन जो मूर्ति कला है वो जगत में देखने को मिलती है। तो इसके कारण भी उसको भी लाइमलाइट में लाना चाहिए। और क्योंकि वहां पर पिछले कुछ सालों पहले पानी भी भर गया था तो उसको मेंटेन करने की भी जरूरत है। और उस मंदिर में जितनी अच्छी मूर्तियां हैं मेवाड़ में मुझे और कहीं देखने को नहीं मिली। तो जगत के मंदिर को भी अभी ज्यादा लाना चाहिए। और अगर हम दक्षिणी राजस्थान में देखें तो अर्थुना में बहुत अच्छे शिव मंदिर हैं और ऐसा ही शिव मंदिर देव सोमनाथ में है। वहां एक रात में बनाया गया वो मंदिर कहते हैं और उसकी निर्माण शैली आप देखें, अंदर से अगर उसके गुंबद को देखा जाए तो ऐसा लगेगा कि जैसे केवल कच्चे पत्थरों को चुना हुआ है। और वो 2 बार वहां पे बहुत ज्यादा बाढ़ आई परंतु उस मंदिर का कुछ भी नहीं हुआ। कुछ उसके तोरण और जरूर नष्ट हुए परंतु आज भी वो मंदिर बहुत ही अच्छा है। तो उस पर भी लोगों को ध्यान देना चाहिए और वहां यात्रा करनी चाहिए। कमलेश जी, आपसे जानना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर बहुत सारी नदियां सोते हैं और कुछ नदियों का तो उद्गम स्थल भी है और इन दिनों ये नदियां नाले भर जाते हैं तो छोटे मोटे डैम जो है वो भी ओवरफ्लो होते हैं तो बड़ा सुंदर मनोरम दृश्य होता है। तो कौन कौन सी ऐसी नदी, नहरें, नाले हैं जो इन दिनों ओवरफ्लो हो रहे हैं और बड़े सुंदर और मनोरम दृश्य उपस्थित कर रहे हैं? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जिलों का शहर और इसके समीप ही बहुत सारी नदियां प्रवाहमान होती हैं। इन नदियों और इनके कारण हर गांव में एक जलाशय भी इन दिनों भरा पूरा है और ये जलाशय पक्षियों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हम ये जानते हैं कि वैसे घना जो पक्षी अभयारण्य है वो विश्व भर में प्रसिद्ध है, लेकिन जो दक्षिण राजस्थान के जो जलाशय हैं वे भी इससे कम नहीं है। यहाँ के शहर के समीप यदि हम देखें तो मैनार का जो जलाशय है वो बहुत ही समृद्ध है इस दृष्टि से। यहाँ पर शीतकाल में करीबन 150 से अधिक प्रजातियों के पक्षी अपना शीतकाल बिताने के लिए देश दुनिया के से यहाँ पर पहुंचते हैं। 4 महीनों में वे यहाँ पर यहाँ की जो वनस्पति है, यहाँ की जो मछलियां हैं उनको अपना आहार बनाते हैं। कई जो प्रजाति के पक्षी हैं वे तो अब यहाँ पर प्रजनन भी करने लगे हैं। ऐसे में ये जलाशय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। शहर में ही जो पिछोला का जो जंगल सफारी पार्क है वो भी पक्षियों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बड़ी संख्या में हमको प्रवासी पक्षी भी विचरण करते हुए दिखाई देते हैं। फतेह सागर में भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पक्षी अपना आहार प्राप्त करते इन दिनों दिखाई दे रहे हैं। शहर के अलावा यदि हम थोड़ा दूरी पर जाएं, शहर के जो समीप ही मैनार तालाब है उससे आगे यदि हम जाएं तो रुंडेड़ा जो तालाब है वहां पर भी प्रवासी पक्षियों की अच्छी उपस्थिति हमको देखने को मिलती है। यदि नागदा के जलाशय को देखें वो भी काफी समृद्ध हैं। आसपास ही बड़ी तालाब भी पक्षियों की दृष्टि से समृद्ध माना जाता है। उदय सागर भी इन दिनों इन पक्षियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण हम मान सकते हैं। हम मानते हैं कि जो यहाँ के जो जलाशय हैं वो प्रदूषण मुक्त हैं। ऐसे में इन पक्षियों का आकर्षण इनके प्रति अवश्य ही बढ़ता है। ऐसे में दक्षिण राजस्थान में जो शीतकाल होता है वह पर्यटकों के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ पर देश विदेश से पर्यटक पहुंचते हैं। ऐसे में बर्ड वाचिंग जो कि एक विश्व की सबसे तेज बढ़ती हॉबी है उसके प्रति लोगों का
रुझान इन दिनों बढ़ रहा है, परंतु हमें यह ध्यान रखना है कि इन दिनों कोविड अपने चरम पर है। ऐसे में हम बहुत कम मात्रा में या वर्चुअल टूर के माध्यम से ही इन पक्षियों की गतिविधियों का हम आनंद लें। महेश जी, आपसे जानना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर्यटक तो इस सीजन में, ये पर्यटक सीजन अब आ गया है, आने वाला है, लेकिन इस बार तो पर्यटन लगभग नहीं के बराबर होना भी नहीं चाहिए। लेकिन कौन कौन से ऐसे स्थल आप सजेस्ट करेंगे जो ज्यादा पर्यटक मैप पर तो नहीं है, लेकिन वहां जाया जाना चाहिए, जाया जाना सकता है? दक्षिणी राजस्थान में देखे जाए तो आदिवासी इलाकों के जो पर्यटन स्थल हैं वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया पर्यटन स्थल है, परंतु उन पर अभी तक पूरा ध्यान नहीं दिया गया। पिछले वर्षों में हमने स्वदेश दर्शन की और प्रसाद के नाम से योजनाएं भी बनाई थी, और उदयपुर से भी आदिवासी अंचल के टूरिस्ट सेंटर्स की योजना बना के 117 करोड़ की भेजी गई थी केंद्र सरकार को, परंतु वो अभी तक मंजूर नहीं हुई है। तो अगर ये योजनाएं मंजूर हो जाए तो दक्षिणी राजस्थान के जो आदिवासी पर्यटन स्थल हैं वो बहुत ही लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। इसी प्रकार जैसे हमारे उदयपुर में ही एयरपोर्ट के पास में टूस मंदेसर का जो सूर्य मंदिर है बहुत ही आकर्षित करता है, परंतु लोगों को अभी तक उसकी जानकारी नहीं है। वहां पर मूर्तियां भी चोरी हुई, वहां नर्तकियों की बहुत सी जो मूर्तियां लगी हुई थी वो चोरी हो गई। इसी प्रकार जगत में पहले मूल जो मूर्ति थी वो चोरी हो गई। वहां पे बहुत सी नृत्य गणेश की मूर्ति अभी भी वहां है जिसके 2-3 बार चोरी के प्रयास हो चुके हैं। अब उनको सिंकचों में हमने कैद कर दिया है, चारों तरफ से बहुत ही पुख्ता उनके इंतजाम कर दिए, परंतु जब तक पर्यटक वहां पर आना जाना नहीं होगा, क्योंकि पर्यटन अपने आप में एक वहां पे सुरक्षा का कवच प्रदान करते हैं। जैसे आप देख लेते हैं कि जो गेम सेंचुरीज हैं वहां पर भी पर्यटकों के कारण जो पोचर्स है वो नहीं पहुंच पाते हैं। तो इन सब जगह हमारे यहाँ पे भी कुंभलगढ़ का ये है, तो जितना पर्यटन बढ़ेगा वहां उसकी सुरक्षा भी बढ़ेगी। और कुंभलगढ़ बहुत अच्छा, अभी पिछले आप और हम साथ में ही गए थे तब कुछ नहीं था और अब बहुत होटलें बन गई थी। पहले एक होटल थी, अब तो ये सारी पर्यटकों के आने से, और उसके लिए मार्केटिंग बहुत जरूरी है। तो मार्केटिंग करना सरकार का दायित्व है और उसके साथ ही सही आंकड़े होना, क्योंकि टूरिस्ट कितना आ रहा है। हम पहले कहते थे कि राजस्थान देश के 50% टूरिस्ट, 80 के दशक में 50% टूरिस्ट को आकर्षित करता था। फिर हम कहने लगे कि हम 33% टूरिस्ट विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं, परंतु आज की स्थिति है कि हम टॉप 5 जो स्टेट्स हैं उसमें 5वें नंबर पे है। तो हमारी स्थिति बहुत ही कम हो, 6%, 6.5% विदेशी पर्यटकों को हम आकर्षित कर रहे हैं। तो हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी होनी चाहिए और उसके लिए जरूरी है आंकड़े। जब तक स्टैटिस्टिक्स सही नहीं होगी तो हमारी प्लानिंग सही नहीं हो सकती। इसलिए हमें आंकड़ों पर भी ध्यान देना होगा और उसके बाद में हमें मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनानी होगी। कमलेश जी, ये पर्यटक इस वक्त नहीं आ रहे और इस सीजन में नहीं आएंगे, बताएं कि ये कहीं न कहीं हमारे जो प्रवासी पक्षी या हमारी जो वाइल्ड लाइफ है इसके लिए अच्छा है या आपको लगता है बुरा है? वैसे यदि हम माने कि जो नेचर से रिलेटेड जो भी स्थान है जहां पर मानवीय गतिविधियों का वैसे ही ज्यादा दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, ऐसे में यदि पर्यटक यहाँ कम आते हैं तो उन प्रवासी पक्षियों के लिए, अन्य जीव जंतुओं के लिए काफी सुखद रहेगा और यह हमारे पर्यटन को एक तरह से बढ़ावा तो मिलेगा ही। उन प्रवासी परिंदों के लिए जो लॉकडाउन में जो स्थितियां उत्पन्न हुई है, हमने देखा कि प्रदूषण का स्तर काफी कम हो गया है और इस बार तालाब भी अच्छे खासे भर चुके हैं। ऐसे में उम्मीद की जाती है कि जब शीतकाल आएगा तो यहाँ पर प्रवासी पक्षियों की संख्या बढ़ेगी और निश्चित ही ऐसे में लोगों का वहां पर जाने का मन भी होगा। पर हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि उन जो परिंदे हैं जो बाहर से शीतकाल बिताने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, उनकी जो भी एक्टिविटीज हैं उनमें किसी प्रकार का दखल न पड़े। हम दूर से ही उन पक्षियों को देखें, उनके
न तो उनको छेड़े, न ही उनको किसी तरह का आर्टिफिशियल फीडिंग या इस तरह से दें, ताकि वो अपनी जो शीतकाल है वो आसानी से बिता सकें। आर्टिफिशियल फीडिंग से ध्यान आया कि हमारे यहाँ पर कुछ परंपराएं हैं कि बंदरों को लोग बिस्किट डालते हैं नियम से, उनको फ्रूट्स या दूसरी चीजें सड़क के किनारे, और इस वक्त आपने देखा होगा बहुत सारी सेंचुरीज में बंदर जो है वो सड़क पर आ जाते हैं और कई दफे कैजुअलिटी यानी बंदरों की मौत भी होती है वाहनों के नीचे आने से। इसके अलावा भी बहुत सारे जीव जंतुओं में ये कोशिश होती है कि यहाँ तक कि कुछ जलाशय में आप जाएंगे तो मछलियों को दाना डालने के लिए भी लोग बेचते हुए मिलते हैं। तो ये आर्टिफिशियल फीडिंग जो हम पर्यटक स्थलों पर करते हैं ये कितनी सही है? ये आर्टिफिशियल फीडिंग बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। प्रकृति ने सभी के लिए व्यवस्था की हुई है और उसी के अनुसार हर जीव अपना भोजन स्वयं ही प्राप्त करता है। हमें किसी भी तरह से इन जो पशु पक्षियों के प्रति दया दिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये अपने जो आहार को प्राप्त करने के लिए प्रकृति पर ही निर्भर रहते हैं। ऐसे में यदि हम उनको आर्टिफिशियल फीडिंग देंगे तो वो उनके लिए हानिकारक ही होगी। एक प्रसिद्ध पक्षीविद रजा तेहसीन साहब ने भी एक बार बताया था कि होता यह है कि जो आर्टिफिशियल फीडिंग के नाम पर लोग क्या करते हैं कि सड़ा गला अनाज वही मंदिरों में डाल देते हैं ताकि आके मोर या अन्य जो पशु पक्षी हैं वो उसको चूक सकें। तो यह बहुत ही उन पशु पक्षियों के लिए काफी हानिकारक हो जाता है। ऐसे में आर्टिफिशियल फीडिंग बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। परंतु इसमें मेरा एक कहना है कि ये जो पर्यटकों का वहां पर जाना एक तरह से उनके इंश्योरेंस पॉलिसी का भी काम करता है, क्योंकि जब पर्यटक नहीं होंगे तो बहुत सी बार उन पक्षियों का शिकार भी होता है, यहां तक कि टाइगर्स का शिकार भी। और ये कहा जाता है कि जहां पर्यटक है वहां पर पोचर्स या शिकारियों का पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां पे लोगों की आवाजाही बनी रहती है। तो यह भी है, परंतु जैसे पके पकाए भोजन है वो उन पक्षियों को या उनको नहीं देने चाहिए। किंतु बहुत सी बार अगर केले दे रहे हैं बंदरों को, जैसे कि रोज सोशल मीडिया पे आता है, तो मेरे हिसाब से वो फल है और उसमें उनको आहार मिल रहा है, तो जो उनके लिए उचित है। जैसे मैं लंदन में गया तो वहां पे भी यही था कि जो पके हुए ऐसे खाद्यान्न है जो कि उनको नुकसान पहुंचाते, वो उनको फीड नहीं करने चाहिए। महेश जी, आपसे जानना चाहूंगा कि अभी इस सीजन में हमारे यहाँ पर जो पर्यटकों की स्थिति है और पर्यटक स्थलों की, उसमें आप कोविड-19 को देखते हुए क्या क्या सुझाव देंगे? हमारे यहाँ पे अभी पर्यटन की स्थिति बहुत ही नाजुक है और पूरी दुनिया में है, और भारत में विशेष रूप से हम देखें तो बहुत ही नाजुक स्थिति है। बहुत से लोग बेरोजगार हो गए हैं और ऐसी स्थिति में सरकार को बहुत कुछ करने की जरूरत है। जैसे कि WTTC कह रहा है कि साहब आप उनको सस्ती ब्याज दरों पे आप उनको लोन उपलब्ध कराइए, तो बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। और हमारे यहाँ की उदयपुर की तो 60% पॉपुलेशन या जो इकोनॉमी है वो पर्यटन से जुड़ी हुई है, तो वहां पर हमें बहुत से उपचार करने होंगे ताकि वो जिंदा रह सके। अभी हालत ये है कि वो अपने बिजली के बिल जमा नहीं करा पा रहे हैं, बहुत से लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। और WTTC के जो सर्वे हुआ है उसमें यह है कि अगले 2023-24 तक 2019 से पहले वाली स्थिति आने वाली नहीं है। और उन्होंने सर्वे में जब रिस्पोंडेंट से पूछा तो उन्होंने कहा कि जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो भी हम 6 महीना तो इंतजार करेंगे। तो विदेशी पर्यटकों की संभावना आने की अभी बहुत कम है। ऐसे ही CCI ने भी कहा है कि अगले 19 महीने तो कोई भी ऐसी संभावना नहीं है कि विदेशी। तो ऐसी दशा में हमें देशी पर्यटकों को प्रमोट करना चाहिए और उनके लिए हमें इस प्रकार की योजनाएं बनानी चाहिए। जैसे सरकार ने अभी विदेश पैसा भेजने के लिए उन्होंने टैक्स लगा दिया। इसी प्रकार हमारे यहां से बहुत से ज्यादा जो पर्यटक माइस के नाम से जो विदेश जाते हैं, कंपनियां जो प्रमोशन के लिए ले जाती है, इंसेंटिव के लिए ले जाती है, बहुत सी सीमेंट कंपनियां ये अपने डिस्ट्रीब्यूटर डीलर्स को बाहर ले जाती है, तो उन पर इस प्रकार के टैक्स लगा के उनको इंडिया में ही प्रमोट करना चाहिए कि वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स या डीलर्स को इंडिया में ही घुमाएं। जैसे कि 80 के दशक में रशिया में वहां पर कोई भी अगर बाहर जाने की परमिशन चाहता था तो वो उनसे पूछते थे क्या आपने पूरा अपना देश देख लिया। न्यूजीलैंड ने भी इसी प्रकार 80 के दशक में कहा था कि पहले आप अपना देश देखिए फिर बाहर जाइए। तो इससे हमारे इकोनॉमी को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा और हमें अपने देश में ही अपने लोगों को, इसके लिए हमें टैक्सेशन में बहुत कुछ बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि आज उदयपुर
वेडिंग डेस्टिनेशन है। दूसरा, माइस के बाद में दूसरा सबसे बड़ा जो विदेश जाने का है वो डेस्टिनेशन वेडिंग। तो उसमें उदयपुर के बहुत से मेरे मिलने वाले बाहर जाके, बाकू में जाके, अजरबैजान में शादी करें क्योंकि वहां सस्ता पड़ता। तो हमें ये भी देखना होगा, बहुत से जो पड़ोसी देशों में यात्रा करने जाते हैं वो इंडिया में यात्रा करने से ज्यादा सस्ता है। मैं केरल गया तो मुझे महंगा पड़ा, अगर मैं थाईलैंड, बैंकॉक जाता, मलेशिया जाता तो वो मुझे सस्ता पड़ता। तो हमें अपनी पॉलिसी में और रेट्स जो है, होटल की रेट्स, एयरलाइंस की जो टैक्सेस हैं, और प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो बहुत ज्यादा टैक्सेस बढ़ रहे हैं। आज 8,000 रुपए का टिकट खरीदा तो उसके 10,000 रुपए आज पेमेंट किया है। आज का टिकट है मेरे पास तो 20% आपके टैक्स लग रहे हैं। तो भारत में जब तक हम इसको, उस पे जीएसटी लग रहा है, रेलवे पे तो नहीं लगता है। तो आपको ये भी थोड़ा सा इस प्रकार करना, साइकिल टूरिज्म को, साइकिल पे लोग यात्रा करें, इसको बढ़ावा देना चाहिए। परंतु हम कार अगर आप खरीदते हैं तो इलेक्ट्रिक कार पे 5% जीएसटी है और साइकिल पे 12% है, और साइकिल की घंटी या सीट या वो खरीदें आप कवर तो उस पे 18% जीएसटी है। तो इनको भी हमें रैशनलाइज करना होगा, तभी हम साइकिल के पर्यटन को भी बढ़ावा दे सकते हैं, लोग साइकिलों पे घूमें। तो ये बहुत सी बातें हैं जिन पे हमें ध्यान देना होगा। कमलेश जी, जाते जाते बताएं कि कोविड-19 के इस संकट के समय में वे लोग जो घूमने जा रहे हैं या उदयपुर के आसपास के पर्यटक स्थलों पर जा रहे हैं, उन्हें क्या सुझाव देंगे? जी, मैं उन सभी पर्यटकों को कहना चाहूंगा कि जैसा कि हम जानते हैं, हमारा जो फतेह सागर है, जब भी यह ओवरफ्लो होता है तो सर यूआईटी की तरफ से व्यवस्था की जाती है कि उसका एक ऑनलाइन लिंक है जिसको आप घर बैठे ही फतेह सागर के जो ओवरफ्लो होते हुए देख सकते हैं। इसी तरह बाकी जगह भी आपसे यही गुजारिश रहेगी कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कल ही हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने एक नया संदेश दिया है, नो मास्क नो एंट्री। आप यह प्रयास करें कि कहीं पर भी जाएं तो बिल्कुल ही मास्क के बगैर न जाएं, ताकि इस तरह से संक्रमण न फैलने पाए। आप हमेशा 2 गज की जो दूरी की पालना भी करें ताकि संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक न पहुंचे। कमलेश शर्मा जी और महेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत आभार।